Hello everyone, good evening. Myself Digambar Sable. Students, today I will give you some informations regarding the different competitive exams, that is IBPS, SBI, LIC, SSC. For this, one of the important subject is social science. It comes under the general awareness, statistics GK. ये जो आपका पेपर होता है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूं। फॉर एग्जांपल, इसमें अपना एक टॉपिक होता है दैट इज हिस्ट्री। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक आई विल डिस्कस टुडे दैट इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री एंड दैट टू फॉर इंडिया इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड एज द मॉडर्न हिस्ट्री। Dear friends, modern history, this period is considered for India from 1850 onwards. That is, when the revolution, industrial revolution started in England. After that, the Britishers, when they have brought the modernization to India, actually when the Britishers came to India and they ruled India, that period is only considered as the modernization in India, because many modern things came to India because of the Europeans. तो ये जो यूरोपियंस इंडिया में आए, इन लोगों का जो इंडिया में शुरुआत हुआ था उसमें से आप लोग जानते हो कि इंडिया में सबसे पहले जो यूरोपियंस आए थे, वैसे तो पहले बहुत सारे थे, लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सी रूट फॉर इंडिया, दैट इज बाय वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है, इन्होंने इंडिया का नया सी रूट ढूंढ के निकाला। और ये कब की बात है? तो ये है 1498 का पीरियड। इन द ईयर 1498 Vasco da Gama came to India by the new sea route. He came to India in 1498 at the Calicut. Calicut जो है ये केरला का कोस्टल पार्ट है, उस पे वो आ गए थे। उसके बाद जो है इंडिया का जो, अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो ये पोर्तुगीज जो थे, वास्को दा गामा जो थे, ये पोर्तुगीज सेलर थे। उन्होंने नया सी रूट ढूंढ के निकाला एंड देन इट वाज the entry of the different European countries for India. तो यूरोपियन लोग जो है इंडिया में ट्रेड करने के लिए आना शुरू हुए। इसमें से सबसे पहले जो आए थे ये थे पोर्तुगीज। पोर्तुगीज लोग जो थे इंडिया में आने के बाद उन्होंने तो ट्रेड शुरू कर दिया, बट ट्रेड शुरू करने के बाद सबसे पहले उन्होंने, ये पोर्तुगीज लोगों ने इंडिया में इंडियन टेरिटरी को कैप्चर करना भी शुरू कर दिया। तो ये इंडियन टेरिटरी जो कैप्चर करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, इसमें से 1510 में उन लोगों ने सबसे पहला जो टेरिटरी इंडिया का कैप्चर किया था वो था गोवा। और फिर बाकी के यूरोपियन लोग भी आ गए, उसमें ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, पोर्तुगीज थे, डच थे, स्पेनिश लोग थे। इन लोगों ने ट्रेड करना शुरू कर दिया। हम लोग ज्यादातर बात करते हैं ब्रिटिश लोगों की। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1600 में इंग्लैंड में एस्टेब्लिश हुई थी। कुछ ट्रेडर्स जो थे, प्राइवेट ट्रेडर्स ऑफ इंग्लैंड, उन लोगों ने ये कंपनी एस्टेब्लिश की। फिर 1615 में वो इंडिया में आ गए। इंडिया में आके उन्होंने परमिशन लिया, उस समय के जो जहांगीर थे उनसे परमिशन लिया, मुगल थे उनसे परमिशन लिया, एंड दे स्टार्टेड द ट्रेड फ्रॉम गुजरात, सूरत से। लेकिन ट्रेड करते करते उनको ये बात समझ में आ गई कि इंडिया में जितने भी रूलर्स है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स थे, कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, कुछ पावरफुल थे, कुछ वीक थे। तो ये सभी स्टेट जो थे वो एक दूसरे के साथ हेल्प नहीं करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे। ब्रिटिश लोगों को एक बात समझ में आ गई कि हम लोग यहाँ पे टेरिटरीज को कैप्चर करना शुरू कर देंगे तो इंडिया में कैप्चरिंग भी होगा, ट्रेड भी होगा, ट्रेड के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्ल्स नहीं रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा। और भी बहुत सारी बातें हैं, जब डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी ये बात हम लोग करते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने अपनी इंडिया में फिर कैप्चरिंग करना भी शुरू कर दिया। तो इंडिया की जो सबसे पहली टेरिटरी जो उन्होंने कैप्चर किया वो थी बंगाल। बैटल ऑफ प्लासी आप लोगों को पता होगा, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स ने नवाब जो थे बंगाल के उनको डिफीट किया, सिराज उद दौला को। और उसके बाद उन्होंने इंडिया में अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। तो शुरुआत जो उनकी हुई, उन्होंने शुरुआत की थी बंगाल से। किस बात की शुरुआत की थी हम लोग बात कर रहे हैं? इट वॉज द कैप्चरिंग ऑफ द टेरिटरीज इन इंडिया। इंडिया में उन्होंने कैप्चरिंग करना जो शुरू किया था वो बंगाल से शुरू किया।
Afterwards, what happened? They have started taking the interest in the capturing the different territories in India. तो अलग अलग तरीके से उन्होंने इंडिया में कैप्चरिंग शुरू कर दिया। एक तो वार से कैप्चरिंग करना शुरू कर दिया, किसी को डरा धमका के कैप्चरिंग करना शुरू कर दिया, अलग अलग सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, उसमें से अलग अलग पॉलिसीज उन्होंने अडॉप्ट किया और वो पॉलिसीज अडॉप्ट करके उन्होंने इंडिया में कैप्चरिंग शुरू किया। और ये कैप्चरिंग करते करते बहुत सारा पार्ट उन्होंने इंडिया में कैप्चर किया। ये कैप्चर करते करते इंडिया में बहुत सारे और भी बहुत सारे इवेंट्स हो गए, जिसमें से सबसे मेन इवेंट जो है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं अपराइजिंग ऑफ 1857। अपराइजिंग, ये जो टॉपिक है अपराइजिंग ऑफ 1857। तो 1857 में अपराइजिंग तो हुआ, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, या फिर इसी को हम लोग नाम देते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, इसके बाद इंडिया में एक सबसे मेन इवेंट हुआ जो कि इंडिया में नेशनलिज्म डेवलप हुआ। अब ये नेशनलिज्म क्या है? तो नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, ये शुरू हुआ। ये नेशनलिज्म क्यों शुरू हुआ? तो इंडिया इतना बड़ा था, इतने सारे स्टेट्स थे, इतने सारे रूलर्स थे, फिर भी एक सिंगल अपोनेंट या फिर एनिमी ब्रिटिशर्स इनको नहीं हरा सके थे। और इसकी वजह से इंडियन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हम लोग सब यूनाइट होना जरूरी है, एंड दैट फीलिंग ऑफ यूनिटी इज नथिंग बट द नेशनलिज्म। तो ये नेशनलिज्म राइज हुआ, और इस नेशनलिज्म राइज होने के बाद इंडियन लोग एक साथ आना शुरू हुए और एक साथ आके उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपोज करना शुरू किया। तो ये अपोजिशन शुरू हुआ। इसमें सबसे मेन बात अगर हम लोग देखते हैं तो अपोजिशन करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस इंडिया में बने, और उसमें से सबसे मेन एसोसिएशन जो है या ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बोल सकते हैं, जिसको हम लोग पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं अभी, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है ये हुआ था 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1885 में। इट वाज 28 December 1885, in the year 1885, 28 December। ये था इंडिया में कांग्रेस का फर्स्ट सेशन, जो कि हुआ था उस समय के बॉम्बे में, यानी कि अभी के मुंबई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इसका जो ग्राउंड था, वहां पर यह सेशन हुआ। और फिर हम लोग इसमें देखते हैं मॉडर्न इंडिया की बात अगर करते हैं तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय स्वातंत्र्याचा इतिहास, जो की ऍक्च्युअली ह्या पार्टीच्या एस्टॅब्लिशमेंट नंतर सुरू झाला। असा तर तो आपण अगोदर बघितलं तर वेगवेगळे त्याचे ऍस्पेक्ट्स आहेत, परंतु एक ऍस्पेक्ट जर आपण आज कन्सिडर केला तर तो आहे एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ काँग्रेस। मग ह्या काँग्रेसच्या बाबतीत आपण जर बघितलं तर वेगवेगळ्या मुवमेंट्स करण्यात आल्या। काँग्रेसच्या माध्यमातून भारतामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या मुवमेंट्स करण्यात आल्या, आणि त्याच्यानंतर शेवटी आपल्याला 1947 मध्ये इंडिपेंडेंस मिळाला। दॅट वी गॉट द इंडिपेंडेंस because of many reasons. It is not only one reason, that is the Congress has carried out the different movements. There are many other movements also. There are the revolutionaries, there are the other political parties, other organizations. Even we can say the World War II, that is also one of the reason for the independence of India. We can also say the formation of United Nations, that is also one of the reason for the independence of India. But the most important part of the history is the Indian National Congress, which was established in the year 1885 with the different movements of Indian National Congress. For example, if we talk about the major events related to Congress regarding the independence movement of India, the most important events or the movements we can consider, number one, that is when the Bengal was partitioned, that is the partition of Bengal। बंगाल जो है इसका पार्टीशन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया। ये जो पार्टीशन हुआ इसकी वजह से इंडियन लोग और भी ज्यादा इकट्ठा हुए,
there was the formation of unity nationalism amongst the Indians, so that is one of the reason, one of the biggest movement of 1905. इसके बाद का एक और इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो हम लोग देखते हैं, यहां पर मैं आप लोगों को सिर्फ कुछ मेन पॉइंट्स बता रहा हूं। उसमें 1919 में एक और मूवमेंट शुरू हुआ था, उसको हम लोग सेकेंड लार्ज स्केल मूवमेंट बोल सकते हैं, मास मूवमेंट बोल सकते हैं, दैट इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये 1919 में हुआ। 1919 से ये चला था 1922 तक। फिर इसके बाद का और एक बड़ा सा मूवमेंट, मास मूवमेंट, लार्ज स्केल मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट जो हुआ था, उसको हम लोग तीसरा बड़ा मूवमेंट बोल सकते हैं, मास मूवमेंट बोल सकते हैं, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये शुरू हुआ था 1930 में और चला था ऑलमोस्ट 1934 तक। इसमें बीच में गैप भी आया था, तो 1930 से लेके 1934 तक ये चला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इससे भी एक और बड़ा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट चला था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नेशनल मूवमेंट, वो था 1942 का, 1942 का, दैट वाज कॉल्ड एज द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये था एक और इंपॉर्टेंट मूवमेंट। मैंने यहां पर 4 मेन इंपॉर्टेंट इवेंट लिखे हैं, लेकिन 1885 से लेके 1885 से लेके 1947 तक देखते हैं तो इंडिया का ये जो मूवमेंट है इसको हम लोग नेशनल मूवमेंट बोल सकते हैं फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। मैंने पहले ही आपको बताया था कि बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट थे, लेकिन एक मेन पार्ट जो है इंडियन हिस्ट्री का वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसको अभी हम लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग पॉइंट है। इसमें महात्मा गांधी का एक अलग से पीरियड कंसिडर किया जाएगा। इसको हम लोग अगर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस हिस्ट्री का ये जो पार्ट है, वैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये हिस्ट्री का एक पार्ट हो गया। इसमें अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जनरल स्टडीज की बात करते हैं, तो इसमें ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसमें से है। तो जिसके बारे में मेरा जो टीचिंग होता है ये तीनों सब्जेक्ट में हो जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक्स है ये हम लोग यहाँ पर अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।